इसमें ऐसी कोई अभी तक व्यवस्था हुई नहीं है और बाबा जी को लगभग मुझे लगता है कि रोज़गार पे ध्यान भी नहीं जा रहा है। अभी तक जो है वो किसी और चीज़ों में चुनाव और रणनीतिक में बसे हुए हैं। मुझे लाइब्रेरी के सामने कुछ स्टूडेंट खड़े हैं, आइए इनसे कुछ सवाल करते हैं। जो वर्तमान में बिहार में नौकरियां बढ़ रही हैं, तुरंत आप फार्म भरिए, एग्जाम दीजिए और नौकरी पाइए। क्या ये इतना आसान है? सर, जैसा कि आपने देखा होगा बिहार में नौकरियां बढ़ रही हैं, झटपट आप फॉर्म भरिए, एग्जाम दीजिए और नौकरी लीजिए। उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई अभी तक व्यवस्था हुई नहीं है और बाबा जी को लगभग मुझे लगता है कि रोज़गार पे ध्यान भी नहीं जा रहा है। अभी तक जो है वो किसी और चीज़ों में चुनाव और रणनीतिक में बसे हुए हैं। मुझे लगता है कि इनको इस पे ध्यान देना चाहिए, युवाओं को रोज़गार जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रदान करें। और जो बिहार के लोग आज के उत्तर प्रदेश नौकरी लेते थे, आज उत्तर प्रदेश के लोग जाके बिहार में नौकरी कर रहे हैं। ये पासा उल्टा कैसे हो गया? ये उल्टा हुआ है सरकार की नीतियों से। इसमें सरकार कहीं न कहीं जो है अपनी संलिप्तता मानता नहीं है। इसको स्वीकार करें और बदलाव करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दें। देखने में आया है यूपी के लोग जाकर बिहार में नौकरी, लगभग 30,000 में, जनरल में 15,000 लोग यहाँ से गए हैं। मास्टर में जो है जो वैकेंसी है उसमें से 15,000 लोग यूपी के हैं जनरल में। सरकार को ये बहुत सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात तो है, मगर सरकार इस पे ध्यान ही नहीं दे रही है। तो उस पर आप जो भी है एक मैसेज पहुंचा सकते हैं हमारा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार क्रिएट करें। और रोज़गार बहुत सारे खाली भी है, ऐसा नहीं है कि पदों पे नहीं खाली है। हर वैकेंसी एक पे 2-2, 3-3 चार्ज लेके बैठे हैं और वहाँ खाली है। उनको वो जो है सीट दे सकते हैं और उनको देना भी चाहिए। 15 साल में अभी तक वैकेंसियाँ नहीं आ रही थी, अचानक तेजस्वी यादव को अब क्यों याद आ गई? उन्होंने पहले ही घोषणा किया था, अपने सरकार बनने से पहले ही उन्होंने घोषणा किया था कि हम मैक्सिमम रोज़गार देंगे लोगों को, और उस पर वो क्रियान्वित कर रहे हैं लगातार। तो वो जैसे जो कहा था वो कर रहा है। मेरा मानना है कि ऐसा होना भी चाहिए। कुछ लोग बोल रहे हैं ये चुनावी लॉलीपॉप है। नहीं, चुनावी लॉलीपॉप नहीं है। उसने चुनाव जीतने से पहले ही घोषणा किया था। चुनावी लॉलीपॉप होता तो वो जो है रोज़गार अभी क्यों देता? वो जब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बना है उसके बाद उसने रोज़गार में अपनी सहभागिता बढ़ा रहा है और अभी भी आगे बढ़ाने की घोषणा भी किया है कि 1.5 लाख लोगों को और नौकरी या रोज़गार देने की योजनाएं बन रही हैं बिहार में। जैसे क्या इसका असर 2024 के चुनाव जो कि प्रधानमंत्री पद के लिए होने वाला है, कुछ असर दिखेगा इसका कि नहीं? प्रभाव तो पड़ेगा ही। जो भी लोग रोज़गार पाएंगे, आप उत्तर प्रदेश से जाके बिहार में रोज़गार पाएंगे तो स्वाभाविक रूप से है कि वोट भी आप बिहार की तरफ, नीतीश यहाँ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ाएंगे सांसद में, तो उनका प्रभाव पड़ेगा। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भाजपा की सीट घटेगी। ये जो है उसका सूचना है एक प्रकार से कि बिहार के लोग यहाँ से बिहार जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बिहार का प्रभाव पड़ेगा चुनाव में। और यहाँ जो ये 70 सीट जीतने की सोच रहे हैं, तो मुझे लग रहा है 50 भी नहीं जीत पाएंगे। तेजस्वी यादव का ऐसा करना पूरे राज्य में जो है, पूरे राज्य में ही नहीं, लगभग पूरे देश में मैसेज जा रहा है कि हमने जो कहा और वो किया। शायद उत्तर प्रदेश में ऐसा अभी तक किया नहीं गया। घोषणाएं बहुत हुई, कहीं ना कहीं जो है घोषणाओं पे इच्छा शक्ति और अमल नहीं किया गया, अभी तक लागू नहीं हुआ कुछ भी। तो राम राज सही है कि जंगल राज? देखिए, राज्य का हमें तो नहीं पता कि जंगल राज कैसा था और राम राज्य कैसा था, तब हम पैदा ही नहीं हुए थे। वर्तमान में जो भी है सब सही है, बस रोजगार दें और महंगाई पे नियंत्रण करें। जैसे बिहार को जंगल राज कहा जाता है और यूपी को राम राज, इस पर आपका क्या? राम राज्य की परिभाषा क्या है, पहले तो ये बताएं ना कि राम राज्य की परिभाषा क्या है और उस परिभाषा का मानक क्या क्या तय किए हैं। जब तक ये नहीं बताएंगे तब तक कैसे आप किसी चीज़ को राज्य में के तहत परिभाषित कर सकते हैं। हम एक आदर्श राज्य की कल्पना करते हैं राम राज्य की, वास्तव में ज़मीन पे कभी राम राज्य आ नहीं सकता है। ठीक है, तो इस बार 2024 के चुनाव में आप प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे, राहुल गांधी को कि मोदी को? हाँ सर, आ रहे हैं एकदम देखिए, सरकार हम चाहते हैं कि मोदी ही आए। कुछ नीतियाँ उनकी विदेशी का और यहाँ की अच्छी हैं, बट वो उनके सीट घटेंगे क्योंकि विपक्ष भी थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए। क्योंकि विपक्ष कमज़ोर रहता है तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं तानाशाही की तरफ प्रभावित होता है और ये सरकार पूर्णतः तानाशाही की तरफ अग्रसर है। जैसे बहुत से लोग कह रहे हैं राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं। वो तो जन्मजात राजा है और प्रधानमंत्री आज नहीं तो कल बनेगा। जो पैदाइशी है उसे रोक नहीं सकते हैं। कांग्रेस की ही देन है भारत आज़ाद हुआ है और कांग्रेस की ही देन है आज तक। आप डिफेंस में, रिसर्च में, एयर में, चाहे जहाँ भी देखेंगे सब कुछ कांग्रेस का दिया हुआ है। आपने 10 साल में क्या दिया
आप एक मैनिफेस्टो जारी करिए। आपने अगर 10 साल में जो दिया है वो आप बताइए और जारी करिए। पिछले 70 साल में देश कहाँ था, अब कहाँ है? 70 साल में आपको क्या नहीं मिला? रोजगार नहीं मिला है, आप ये बताइए। महंगाई पे नियंत्रण नहीं था, क्या नहीं था? सैन्य डिफेंस में हमारा डिफेंस में जो है वैश्विक स्तर पे जो मांग होती है समय के साथ उसके अनुसार कार्य होता है। वर्तमान परिदृश्य में जो मांग है उसी के अनुसार इन्होंने मांग बढ़ाई है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के समय में नहीं होता था, उस समय भी था, आज भी है। आज हमारा देश चांद पर पहुंच गया है। तो चांद पे एक दिन में तो पहुंचा नहीं है, ये लंबी प्रक्रिया है। ये इसरो की देन है। जिसे इसरो को स्थापित किया वो कांग्रेस है, मोदी जी ने तो स्थापित किया नहीं था। आप समय परिदृश्य में आए और उसको जो है भुनाए हैं। ये आप कहिए कि आपके समय में वो क्रियाकलाप संपन्न हुई है। तो इसमें सरकार का भी कहीं ना कहीं योगदान है। सरकार का योगदान है कि वो उस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए फंड क्रिएट कर रही है और दे रही है। बस इतना ही कर सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते हैं कि अपनी कमियों को आप दूसरे पर डाल दीजिए। आपने अगर मान लीजिए इसरो मांग रहा है तो इसरो के लिए आपने तो स्थापित किया नहीं है, इसरो या DRDO या परमाणु विभाग। आपने केवल उन्हें फंड बढ़ाया, थोड़ी सी सुविधा बढ़ाई है और उससे ज़्यादा आप उसे प्रचार प्रसार किए हैं। चलिए आइए और लोगों से हम सवाल करते हैं।